रामलाल की जिंदगी एक अंतहीन दुखों का मेला थी। गांव के बाहरी छोर पर बनी उसकी छोटी सी झोपड़ी में हर रात भूख और कर्ज का बोझ उसे दबाता था। उसकी पत्नी सालों पहले बीमारी से चल बसी थी और अब वह अपनी दो बेटियों ममता और मानसी के साथ अकेला जिंदगी काट रहा था। ममता, जो बमुश्किल 24 साल की थी, और मानसी, जो 22 साल की थी, दोनों बहनें अपनी जवानी के बावजूद उस गरीबी की चक्की में पिस रही थीं। रामलाल दिन रात खेतों में मजदूरी करता, लेकिन उसकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा कर्ज के ब्याज में चला जाता। गांव का साहूकार रघुवीर, एक 60 साल का क्रूर और लालची बूढ़ा, रामलाल का सबसे बड़ा कर्जदाता था। हर हफ्ते रघुवीर का कोई गुंडा रामलाल के घर आता और कर्ज की रकम मांगता। रामलाल की आंखों में डर और लाचारी साफ दिखती, लेकिन वह चुपचाप सिर झुकाए वादा करता, बस थोड़ा और वक्त दे दो, मैं चुका दूंगा। एक दिन रघुवीर खुद रामलाल के घर आ धमका। उसकी आंखों में एक गंदी चमक थी जो ममता को देखकर और तेज हो गई। ममता उस वक्त आंगन में कपड़े सुखा रही थी। उसकी जवानी और सादगी पर रघुवीर की नजर ठहर गई। उसने रामलाल को एक कोने में खींचकर कहा, रामलाल, तेरा कर्ज अब 2.5 लाख हो गया है। अगर तूने 1 महीने में ये पैसे नहीं चुकाए तो मैं तेरी बेटी को उठा लूंगा। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गिड़गिड़ाना शुरू किया, साहूकार, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए अपनी जान तक दे दूंगा। लेकिन रघुवीर ने हंसते हुए कहा, जान की मुझे जरूरत नहीं, मुझे तो बस तेरा कर्ज चाहिए, या फिर तेरी बेटी। उसकी हंसी में एक ऐसी क्रूरता थी कि रामलाल का दिल कांप उठा। ममता ने यह बात सुन ली और रात भर अपनी छोटी बहन मानसी को गले लगाए रोती रही। महीना बीत गया। रामलाल दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन 2.5 लाख की रकम जुटाना उसके लिए असंभव था। एक रात जब गांव में अंधेरा पसर चुका था, रघुवीर के गुंडे रामलाल की झोपड़ी में घुस आए। ममता और मानसी डर से एक दूसरे से चिपक गईं। रामलाल ने गुंडों के सामने हाथ जोड़े, लेकिन वे नहीं रुके। उन्होंने ममता को जबरदस्ती खींच लिया। मानसी चीखती रही, दीदी को छोड़ दो, पापा, इन्हें रोक दो। लेकिन रामलाल लाचार था। गुंडे ममता को रघुवीर के हवेली ले गए। वहां रघुवीर ने ममता पर अनगिनत अत्याचार किए। उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर वापस लौटती थीं, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। रघुवीर की हवस और क्रूरता ने ममता की आत्मा को कुचल दिया। कई महीनों तक ममता रघुवीर की कैद में रही। उसकी आंखों में अब जिंदगी की कोई चमक नहीं बची थी। एक रात जब रघुवीर की हवेली में सन्नाटा था, ममता ने हिम्मत जुटाई और किसी तरह वहां से भाग निकली। उसने अपने पीछे एक छोटा सा पत्र छोड़ा, जिसमें उसने लिखा, मैं अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए वापस आऊंगी। ममता का भागना रघुवीर के लिए एक तमाचा था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने तुरंत अपने गुंडों को बुलाया और कहा, रामलाल की छोटी बेटी को उठा लाओ। अगर ममता को अपनी बहन की जान प्यारी है तो वो खुद मेरे पास आएगी। उस रात मानसी को रघुवीर के गुंडों ने घर से जबरदस्ती उठा लिया। रामलाल रोता बिलखता रहा, लेकिन उसकी आवाज गांव के सन्नाटे में दब गई। रघुवीर ने ममता को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें लिखा था, अगर अपनी बहन की जान बचाना चाहती है तो मेरे पास वापस आ और मुझसे शादी कर ले। ममता उस वक्त एक दूर के गांव में छिपी हुई थी। चिट्ठी पढ़ते ही उसका दिल टूट गया। उसने सोचा कि अगर वह वापस नहीं गई तो रघुवीर उसकी छोटी बहन मानसी को भी वही दर्द देगा जो उसने सहा था। ममता ने अपनी आजादी का सपना छोड़ दिया और रघुवीर की हवेली लौट आई। लेकिन रघुवीर की क्रूरता यहीं नहीं रुकी। उसने ममता के सामने ही मानसी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, ताकि ममता पूरी तरह टूट जाए। ममता ने आंसुओं के बीच रघुवीर से शादी के लिए हां कह दी, लेकिन उसकी आत्मा चीख रही थी। शादी का दिन आया। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि 22 साल की मानसी 60 साल के रघुवीर से शादी कर रही है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह शादी नहीं, बल्कि एक मजबूरी थी। शादी के मंडप में मानसी का चेहरा पत्थर की तरह ठंडा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप थी। ममता को रघुवीर ने अपने गुंडों के हवाले कर रखा था, ताकि वह कोई हरकत न कर सके। शादी के बाद रघुवीर ने मानसी को अपनी हवेली में कैद कर लिया। उसने मानसी पर वही जुल्म ढाए जो उसने ममता पर किए थे। हर रात मानसी की चीखें हवेली में गूंजती थीं,
लेकिन बाहर की दुनिया बेखबर थी। ममता को रघुवीर ने अपने गुंडों के साथ एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था, जहां उसे हर पल अपनी बहन की तकलीफ का एहसास होता था। समय बीतता गया। मानसी की आत्मा धीरे धीरे टूट रही थी। रघुवीर की क्रूरता हर दिन नई हदें पार करती थी। एक दिन जब रघुवीर नशे में धुत था, मानसी ने उसकी जेब से चाबी चुराई और ममता को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गुंडों ने उसे पकड़ लिया। रघुवीर ने गुस्से में मानसी को इतना मारा कि वह बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो उसने देखा कि ममता की हालत और भी खराब हो चुकी थी। ममता की आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसने मानसी से फुसफुसाते हुए कहा, तू किसी तरह बच निकल मानसी। मेरी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन तुझे जीना है। मानसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। एक रात जब हवेली में सन्नाटा था, मानसी ने फिर कोशिश की। इस बार वह ममता को लेकर भागने में कामयाब रही। दोनों बहनें जंगल की ओर भागीं, जहां कोई रास्ता नहीं था, लेकिन रघुवीर के गुंडे उनके पीछे थे। जंगल में भटकते हुए ममता की हालत बिगड़ने लगी। वह पहले ही इतना सह चुकी थी कि उसका शरीर अब जवाब दे रहा था। एक पेड़ के नीचे ममता ने मानसी का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे लिए मत रुक मानसी, तू जा। मेरी वजह से तेरा जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए। ममता की सांसें धीमी पड़ रही थीं। मानसी चीखती रही, लेकिन ममता ने आखिरी सांस ली और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। मानसी का दिल टूट गया। वह अपनी बहन को वहीं छोड़कर भागी, क्योंकि गुंडे अब करीब आ चुके थे। मानसी किसी तरह एक दूर के गांव पहुंची, जहां उसने एक बूढ़ी औरत से मदद मांगी। उस औरत ने उसे अपने घर में पनाह दी, लेकिन मानसी की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। वह हर रात अपनी बहन की चीखें सुनती थी। रघुवीर ने ममता की मौत की खबर फैलाई कि वह जंगल में भटकते हुए मर गई, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी मौत की असली वजह रघुवीर की क्रूरता थी। मानसी ने तय किया कि वह रघुवीर को सजा दिलाएगी, लेकिन वह अकेली थी और रघुवीर का गांव पर पूरा कब्जा था। उसने गुप्त रूप से कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी रघुवीर के खिलाफ खड़ा होने को तैयार नहीं था। मानसी की जिंदगी अब एक अंतहीन जंग बन चुकी थी। न्याय और बदले की जंग कई साल बीत गए। मानसी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव-गांव जाकर रघुवीर की करतूतों की कहानी सुनाई। धीरे धीरे कुछ लोग उसका साथ देने लगे। एक दिन जब रघुवीर अपने गुंडों के साथ एक और गरीब परिवार को डराने गया, तो मानसी और उसके साथियों ने उसे घेर लिया। रघुवीर की आंखों में पहली बार डर दिखा। मानसी ने उसकी सारी क्रूरता को गांव वालों के सामने उजागर किया। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि लोग रोने लगे। रघुवीर को गांव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन मानसी की जीत अधूरी थी। ममता की यादें और रघुवीर के जुल्मों ने उसकी आत्मा को हमेशा के लिए घायल कर दिया था। वह अकेली थी और उसकी आंखों में अब भी वही आंसू थे जो उस रात बह रहे थे जब उसने अपनी बहन को खोया था। मानसी की कहानी गांव-गांव में फैल गई। लोग उसकी हिम्मत की बात करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में कितना दर्द बाकी था। वह हर रात ममता की तस्वीर को गले लगाकर रोती थी। उसकी जिंदगी अब एक सबक बन चुकी थी, एक ऐसी कहानी जो इंसानियत को शर्मसार करती थी। रघुवीर को सजा मिली, लेकिन ममता की जान और मानसी की जवानी का नुकसान कोई वापस नहीं ला सकता था। यह कहानी उन तमाम लड़कियों की थी जो लालच और क्रूरता की भेंट चढ़ जाती हैं, और यह कहानी उस समाज की थी जो चुप रहकर ऐसे जुल्मों को सहन करता है। मानसी की जिंदगी अब एक अनंत साए में डूबी हुई थी, जहां हर सुबह और हर रात ममता की यादें उसे कचोटती थीं। रघुवीर को सजा मिल चुकी थी, लेकिन मानसी के दिल का घाव इतना गहरा था कि कोई सजा उसे भर नहीं सकती थी। वह उस बूढ़ी औरत के घर में रहती थी जिसने उसे जंगल से भागने के बाद पनाह दी थी। उस औरत का नाम था गंगाबाई, एक ऐसी स्त्री जिसने अपनी जिंदगी में खुद कई दुख देखे थे। गंगाबाई ने मानसी को अपनी बेटी की तरह अपनाया, लेकिन मानसी की आंखों में वह चमक कभी नहीं लौटी जो कभी उसकी जवानी का हिस्सा थी। वह दिन रात चुपचाप काम करती, खेतों में, घर में या गांव के छोटे मोटे कामों में, लेकिन उसका मन कहीं और था। वह हर रात ममता की तस्वीर को सीने से लगाकर रोती और खुद से सवाल करती, क्या मैंने तुम्हें बचा नहीं सकती थी दीदी? उसका यह सवाल हवा में लटक जाता, बिना जवाब के।
गांव वाले अब मानसी को एक नायिका की तरह देखते थे, लेकिन उनके शब्द उसके दर्द को कम नहीं कर सकते थे। वह जानती थी कि उसकी जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। रघुवीर जैसे लोग भले ही जेल में हों, लेकिन समाज में ऐसी कई और क्रूर आत्माएं थीं जो गरीबों और लाचारों का शिकार करती थीं। मानसी ने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी अब ऐसी ही लड़कियों के लिए जिएगी जो मजबूरी और लालच की भेंट चढ़ रही थीं। उसने गंगाबाई से कहा, माई, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। मेरी दीदी की मौत बेकार नहीं जाएगी। गंगाबाई ने उसका माथा चूम कर कहा, बेटी, तूने जो ठाना है वह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। मानसी ने उसी दिन से अपने गांव और आसपास के गांवों में घूमना शुरू किया। वह उन परिवारों से मिलती जिन पर साहूकारों का कर्ज था और उन्हें जागरूक करती कि वे अपनी बेटियों को ऐसे राक्षसों के हवाले न करें। उसकी बातें सुनकर लोग पहले तो चुप रहते, लेकिन धीरे धीरे उसकी हिम्मत और सच्चाई ने लोगों के दिलों को छूना शुरू किया। मानसी की यह मुहिम आसान नहीं थी। कई साहूकारों ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। कुछ ने उसे धमकियां दी, तो कुछ ने गांव वालों को उसके खिलाफ भड़काया। एक बार तो एक साहूकार ने अपने गुंडों को भेजकर मानसी को रास्ते में रोक लिया। उन्होंने उसे घेर कर कहा, तू बहुत बोलने लगी है लड़की, अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप अपने घर जा। लेकिन मानसी अब वह कमजोर लड़की नहीं थी जो रघुवीर के सामने कांपती थी। उसने गुंडों की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी जान तो उसी दिन चली गई थी जिस दिन मेरी दीदी को रघुवीर ने मार डाला। अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। उसकी आवाज में इतना दम था कि गुंडे एक पल के लिए ठिठक गए, लेकिन साहूकारों का गुस्सा बढ़ता गया। मानसी उस रात पड़ोसी गांव से लौट रही थी जब अचानक जंगल के रास्ते में उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। चांदनी रात थी, लेकिन पेड़ों की घनी छांव ने रास्ते को अंधेरे में डुबो रखा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह रुकी नहीं। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कस लिया और तेज कदमों से आगे बढ़ी। तभी अंधेरे से 3 साएं उभरे, साहूकार कालिया के गुंडे। कालिया गांव का एक और राक्षस था जिसके कर्ज ने कई परिवारों की जिंदगियां तबाह कर दी थीं। उसने मानसी की बढ़ती हिम्मत को अपने लिए खतरा समझ लिया था। गुंडों ने उसे घेर लिया और एक ने हंसते हुए कहा, बड़ी शेरनी बन रही है तू, साहूकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मानसी ने बिना डरे जवाब दिया, मैं सच बोल रही हूं और सच को कोई नहीं रोक सकता। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन गुंडों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मानसी ने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी जेब से मिर्च पाउडर निकाला जो वह हमेशा अपने साथ रखती थी और उसे गुंडों की आंखों में फेंक दिया। गुंडे तड़पने लगे और मानसी जंगल की ओर भागी, लेकिन वह जानती थी कि यह केवल एक शुरुआत थी। कालिया जैसे लोग उसे चैन से नहीं जीने देंगे। उस रात वह गंगाबाई के घर पहुंची। सांसें फूल रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। उसने गंगाबाई से कहा, माई, अब मैं अकेले नहीं लड़ सकती। मुझे और लोगों की जरूरत है जो मेरे साथ खड़े हों। गंगाबाई ने उसका हाथ थामकर कहा, बेटी, तूने जो ठाना है वह आसान नहीं, लेकिन सच की राह कभी आसान नहीं होती। मैं तेरे साथ हूं और गांव में कुछ और लोग भी हैं जो तुझे समझते हैं। अगले दिन मानसी ने गांव की कुछ औरतों को इकट्ठा किया। ये औरतें वही थीं जिनके परिवार साहूकारों के कर्ज तले दबे थे। मानसी ने उन्हें अपनी और ममता की कहानी सुनाई। उसकी आवाज में इतना दर्द और सच्चाई थी कि औरतों की आंखें भर आईं। एक औरत, जिसका नाम सावित्री था, ने कहा, मानसी, मेरी बेटी भी कालिया के चंगुल में फंसने वाली थी। अगर तू न होती तो शायद उसका भी वही हाल होता जो तेरी दीदी का हुआ। सावित्री की बात ने बाकी औरतों में हिम्मत जगा दी। उन्होंने तय किया कि वे मानसी के साथ मिलकर साहूकारों के खिलाफ आवाज उठाएंगी। मानसी ने एक छोटा सा समूह बनाया जिसे उसने नारी शक्ति का नाम दिया। यह समूह गांव-गांव जाकर लोगों को कर्ज के जाल से बचने और साहूकारों के खिलाफ एकजुट होने की प्रेरणा देता था। धीरे धीरे इस समूह में और लोग जुड़ने लगे, कुछ पुरुष, कुछ युवा और कुछ बुजुर्ग जो साहूकारों की क्रूरता से तंग आ चुके थे। लेकिन कालिया जैसे साहूकारों का प्रभाव इतना गहरा था कि गांव के कई लोग डर के मारे चुप रहते थे। मानसी को पता था कि उसकी यह जंग लंबी होगी,
और इसमें कई बार उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ सकती है। एक दिन जब मानसी और उसका समूह एक पड़ोसी गांव में सभा कर रहे थे, तभी कालिया के गुंडों ने हमला कर दिया। उन्होंने लाठियां और रॉड लहराते हुए सभा को तितर-बितर करने की कोशिश की। लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन मानसी डटी रही। उसने एक लाठी अपने हाथ में उठाई और गुंडों का सामना किया। उसकी हिम्मत देखकर सावित्री और कुछ अन्य औरतें भी वापस लौटीं और मानसी के साथ खड़ी हो गईं। यह देखकर गुंडे हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सोचा था कि डर से लोग तुरंत बिखर जाएंगे, लेकिन मानसी की हिम्मत ने गांव वालों में एक नया जोश भर दिया था। उस दिन गुंडों को खदेड़ दिया गया, लेकिन मानसी को एक गहरी चोट लगी। उसका माथा लहूलुहान था और उसका शरीर थकान से चूर। सावित्री ने उसे अपने घर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की। उस रात सावित्री ने मानसी से कहा, तूने आज हमें दिखा दिया कि डर को हिम्मत से हराया जा सकता है, लेकिन बेटी, तुझे अब और सावधान रहना होगा। कालिया तुझसे बदला लेने की फिराक में रहेगा। मानसी ने मुस्कुराते हुए कहा, सावित्री दी, अगर मैं डर गई तो मेरी दीदी की आत्मा को सुकून कैसे मिलेगा? मैं लड़ूंगी, चाहे जो हो जाए। कालिया ने मानसी के बढ़ते प्रभाव को देखकर एक नया षड्यंत्र रचा। उसने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में कर लिया और मानसी के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कीं। उसने गांव वालों के बीच यह खबर फैलाई कि मानसी एक विद्रोही है जो गांव की शांति भंग करना चाहती है। कुछ लोग जो पहले मानसी का समर्थन करते थे, अब उससे किनारा करने लगे। मानसी को इस बात का गहरा दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गंगाबाई और सावित्री के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि वे कालिया के काले कारनामों को उजागर करेंगे। मानसी ने गुप्त रूप से कालिया के कर्ज के रजिस्टर की एक कॉपी हासिल की, जिसमें उसने कई परिवारों को फर्जी कर्ज में फंसाने के सबूत दर्ज किए थे। इस रजिस्टर को पाने के लिए मानसी ने अपनी जान जोखिम में डाली। वह रात के अंधेरे में कालिया की हवेली में घुसी और रजिस्टर चुरा लाई। लेकिन जब वह बाहर निकल रही थी, तभी एक गार्ड ने उसे देख लिया। अलार्म बज गया और कालिया के गुंडे उसके पीछे पड़ गए। मानसी जंगल की ओर भागी, लेकिन एक गुंडे ने उस पर पत्थर फेंका जो उसके कंधे पर लगा। वह गिर पड़ी, लेकिन रजिस्टर को अपने सीने से चिपकाए रखा। किसी तरह वह गंगाबाई के घर पहुंची और रजिस्टर उनके हवाले किया। रजिस्टर के सबूत इतने पुख्ता थे कि कालिया का असली चेहरा अब सबके सामने था। मानसी और उसकी नारी शक्ति ने इन सबूतों को गांव वालों के सामने पेश किया। इस बार गांव वाले एकजुट हो गए। उन्होंने कालिया की हवेली के बाहर प्रदर्शन किया और पुलिस को बुलाया। कालिया को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके काले कारनामों की जांच शुरू हुई। लेकिन इस जीत की कीमत मानसी को बहुत भारी चुकानी पड़ी। कालिया के गुंडों ने बदले की आग में गंगाबाई के घर को आग लगा दी। गंगाबाई और मानसी किसी तरह बच निकले, लेकिन उनका सब कुछ जलकर खाक हो गया। मानसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गंगाबाई से कहा, माई, हमने एक राक्षस को हराया है, लेकिन अभी कई और राक्षस बाकी हैं। गंगाबाई ने उसका माथा चूमकर कहा, बेटी, तूने ममता की आत्मा को सुकून दिया है। अब तू अकेली नहीं है, पूरा गांव तेरे साथ है। मानसी की कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी। गांव गांव में लोग उसकी हिम्मत की बात करते थे, लेकिन मानसी का दिल अभी भी उस दर्द से भरा था जो ममता की मौत ने उसे दिया था। वह हर रात ममता की तस्वीर को देखकर कहती, दीदी, मैंने तुम्हारा बदला तो ले लिया, लेकिन तुम्हें वापस तो नहीं ला सकी। उसकी यह जंग अब केवल साहूकारों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उस समाज के खिलाफ थी जो चुप रहकर ऐसी क्रूरता को सहन करता था। मानसी की कहानी एक ऐसी त्रासदी थी जो हर सुनने वाले की आंखों में आंसू ला देती थी और इंसानियत को शर्मसार करती थी। लेकिन यह कहानी एक उम्मीद भी थी। उम्मीद की हिम्मत और सच की ताकत किसी भी राक्षस को हरा सकती है। मानसी की जीत ने गांव में एक नई हवा बहा दी थी, लेकिन उसका दिल अभी भी अधूरा था। कालिया की गिरफ्तारी के बाद गांव में कुछ समय के लिए शांति रही, लेकिन मानसी जानती थी कि यह शांति केवल एक तूफान के पहले की खामोशी थी। साहूकारों का जाल इतना गहरा और व्यापक था कि कालिया केवल एक छोटा सा हिस्सा था। गंगाबाई का घर जलने के बाद मानसी और गंगाबाई
एक पड़ोसी गांव में सावित्री के छोटे से घर में शरण लिए हुए थे। सावित्री ने उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया, लेकिन मानसी की आंखों में एक बेचैनी थी। वह हर रात ममता की तस्वीर को देखती और सोचती कि क्या उसकी जंग कभी खत्म होगी। एक सुबह जब वह सावित्री के साथ खेतों में काम कर रही थी, तभी एक युवक उनके पास आया। उसका नाम था विजय, एक पढ़ा लिखा नौजवान जो शहर से लौटा था और गांव में बदलाव लाने का सपना देखता था। विजय ने मानसी की कहानी सुनी थी और उसकी हिम्मत से प्रभावित था। उसने मानसी से कहा, मैं तुम्हारी नारी शक्ति में शामिल होना चाहता हूं। ये साहूकार केवल कर्ज के नाम पर नहीं, बल्कि डर और सत्ता के बल पर गांव को गुलाम बनाए हुए हैं। हमें इनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू करना होगा। मानसी ने उसकी बातों को गौर से सुना। विजय की आंखों में एक चमक थी जो उसे अपनी दीदी ममता की याद दिलाती थी। उसने विजय का हाथ थामकर कहा, यह रास्ता खतरनाक है। विजय, क्या तुम सचमुच इसके लिए तैयार हो? विजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो डर गया वो मर गया। मानसी, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस मुलाकात ने मानसी के अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। विजय के साथ मिलकर मानसी ने अपनी मुहिम को और मजबूत किया। विजय ने शहर से कुछ पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गांव बुलाया, जो साहूकारों की क्रूरता को दुनिया के सामने लाने में मदद कर सकते थे। उन्होंने कालिया के रजिस्टर के सबूतों को अखबारों तक पहुंचाया और जल्द ही साहूकारों के काले कारनामों की खबरें शहरों तक पहुंचने लगीं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। साहूकारों का एक बड़ा गिरोह था जिसका सरगना था भानु प्रताप, एक ऐसा शख्स जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े लोग कांपते थे। भानु प्रताप न केवल कर्ज देता था, बल्कि गांव की जमीनों पर कब्जा करता था और अपने गुंडों के जरिए लोगों को डराता था। जब उसे पता चला कि मानसी और विजय उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो उसने अपने सबसे खतरनाक गुंडे रणवीर को बुलाया। रणवीर एक ऐसा शख्स था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह इंसान नहीं, बल्कि एक हैवान था। भानु प्रताप ने रणवीर को साफ निर्देश दिए, मानसी और उस लड़के को खत्म कर दो। अगर ये दोनों रहे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। रणवीर ने सिर झुकाया और मानसी के पीछे पड़ गया। एक रात जब मानसी, विजय और नारी शक्ति के कुछ लोग एक गुप्त सभा कर रहे थे, तभी रणवीर और उसके गुंडों ने हमला बोल दिया। यह हमला इतना अचानक था कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। गुंडों ने लाठियां और चाकू लहराने शुरू किए। विजय ने मानसी को पीछे धकेला और खुद गुंडों से भिड़ गया। उसने एक लाठी छीनकर रणवीर का सामना किया, लेकिन रणवीर ने अपने चाकू से विजय के पेट में वार कर दिया। विजय जमीन पर गिर पड़ा और उसका खून रेत में मिलने लगा। मानसी चीख पड़ी, विजय! उसने दौड़कर विजय को संभाला, लेकिन उसकी सांसें तेजी से कम हो रही थीं। सावित्री और कुछ और औरतों ने गुंडों का सामना करने की कोशिश की, लेकिन रणवीर ने मानसी को पकड़ लिया। उसने मानसी के चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा, तूने बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन अब तेरा अंत है। लेकिन तभी गांव के कुछ युवा जो मानसी की बातों से प्रेरित थे, वहां पहुंच गए। उन्होंने रणवीर और उसके गुंडों को घेर लिया। एक भयंकर झड़प हुई जिसमें रणवीर को पकड़ लिया गया, लेकिन कई लोग घायल हो गए। मानसी ने विजय को अपनी गोद में उठाया और उसकी सांसें बचाने की कोशिश की, लेकिन विजय ने उसका हाथ थामकर कहा, मानसी, तू रुकना मत। ये जंग तुझे पूरी करनी है। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। विजय की मौत ने मानसी को अंदर तक तोड़ दिया। वह एक बार फिर अपनी दीदी ममता की तरह किसी अपने को खो चुकी थी। उस रात वह सावित्री के घर लौटी, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, केवल एक जलता हुआ गुस्सा था। उसने सावित्री से कहा, दी, अब मैं भानु प्रताप को नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरी दीदी छीनी और अब विजय को भी मुझसे ले लिया। सावित्री ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, तू अकेले उससे नहीं भिड़ सकती। हमें और लोगों को साथ लाना होगा। मानसी ने सिर हिलाया और अगले दिन से अपनी मुहिम को और तेज कर दिया। उसने नारी शक्ति के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। अब यह आंदोलन केवल एक गांव तक सीमित नहीं था। आसपास के कई गांवों के लोग मानसी के साथ जुड़ गए। पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से भानु प्रताप के काले कारनामों की खबरें पूरे देश में फैलने लगीं। मानसी ने शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई,
जहां उसने अपनी और ममता की कहानी दुनिया के सामने रखी। उसकी आवाज में इतना दर्द और सच्चाई थी कि सुनने वालों की आंखें भर आईं। एक पत्रकार ने उससे पूछा, मानसी, इतने दुख झेलने के बाद भी तुम कैसे लड़ रही हो? मानसी ने जवाब दिया, मेरी दीदी की चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। अगर मैं चुप रही तो और कितनी ममता इस दुनिया से चली जाएंगी। मैं तब तक लड़ूंगी जब तक एक भी साहूकार बाकी है। मानसी की बातों ने पूरे देश में हलचल मचा दी। लोग सड़कों पर उतर आए और भानु प्रताप के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। पुलिस पर दबाव बढ़ा और आखिरकार भानु प्रताप को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। मानसी ने अपनी दीदी, विजय और गंगाबाई का घर खो दिया था। वह अब भी सावित्री के साथ रहती थी, लेकिन उसकी जिंदगी अब केवल एक मिशन थी, साहूकारों के जुल्म के खिलाफ लड़ना। वह गांव-गांव जाती, लोगों को जागरूक करती और नारी शक्ति को और मजबूत करती। लेकिन हर रात जब वह अकेली होती, वह ममता और विजय की तस्वीरों को देखकर रोती। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका संकल्प अटल था। मानसी की कहानी अब केवल एक कहानी नहीं थी, यह एक क्रांति थी जो हर उस लड़की की आवाज बन गई थी जो लालच और क्रूरता की भेंट चढ़ती थी। यह कहानी इंसानियत को शर्मसार करती थी, लेकिन साथ ही यह एक उम्मीद भी थी। उम्मीद की एक अकेली लड़की की हिम्मत पूरे समाज को बदल सकती है। और मानसी की यह जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। वह जानती थी कि जब तक एक भी साहूकार बाकी है, उसकी लड़ाई जारी रहेगी। मानसी की जंग अब एक आग की तरह फैल चुकी थी। भानु प्रताप की गिरफ्तारी ने साहूकारों के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था, लेकिन मानसी का दिल अभी भी अधूरा था। वह जानती थी कि साहूकारों का जाल इतना गहरा था कि एक दो की गिरफ्तारी से यह पूरी तरह खत्म नहीं होगा। उसकी मुहिम अब गांवों से निकलकर शहरों तक पहुंच चुकी थी। नारी शक्ति अब केवल एक छोटा सा समूह नहीं था, यह एक विशाल आंदोलन बन चुका था जिसमें हजारों लोग शामिल हो चुके थे। मानसी की कहानी अखबारों, रेडियो और अब तो टेलीविजन तक पहुंच गई थी। लोग उसे एक नायिका की तरह देखते थे, लेकिन मानसी के लिए यह कोई सम्मान नहीं था। यह उसकी दीदी ममता और विजय की कुर्बानी का मोल था। वह हर रात उनकी तस्वीरों को देखती और खुद से वादा करती, मैं तुम्हारी मौत को बेकार नहीं जाने दूंगी। सावित्री और गंगाबाई उसकी सबसे बड़ी ताकत थीं, लेकिन मानसी का शरीर अब थकने लगा था। सालों की लड़ाई, दुख और चोटों ने उसे कमजोर कर दिया था। फिर भी उसकी आत्मा में वही आग जल रही थी जो ममता की चीखों और विजय की आखिरी सांसों से जन्मी थी। एक दिन सावित्री ने उससे कहा, मानसी, तूने बहुत कुछ कर दिखाया है, अब थोड़ा अपने लिए भी जी ले। मानसी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दी, मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं रही। यह उन तमाम लड़कियों की है जो आज भी साहूकारों के चंगुल में फंसी हैं। उसकी बातों में इतनी गहराई थी कि सावित्री चुप हो गई। लेकिन सावित्री को एक डर सता रहा था। मानसी की जान को अब भी खतरा था। भानु प्रताप भले ही जेल में था, लेकिन उसका गिरोह अभी भी सक्रिय था और वे मानसी से बदला लेने की फिराक में थे। एक ठंडी सर्द रात जब मानसी एक दूर के गांव में सभा को संबोधित करने गई थी, भानु प्रताप के गिरोह ने आखिरी हमला बोल दिया। यह हमला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। रणवीर, जिसे मानसी ने पहले हराया था, जेल से छूट चुका था और उसने अपने सबसे भरोसेमंद गुंडों को साथ लिया था। उन्होंने सभा में आगजनी शुरू कर दी। लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन मानसी ने हार नहीं मानी। उसने माइक थामा और चीख कर कहा, भागो मत। अगर आज हम डर गए तो ये राक्षस हमेशा हमें कुचलते रहेंगे। उसकी आवाज में इतना दम था कि लोग रुक गए। नारी शक्ति की औरतें और गांव के कुछ युवा मानसी के साथ खड़े हो गए, लेकिन रणवीर ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपने गुंडों को हुक्म दिया कि मानसी को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। झड़प इतनी भयंकर थी कि कई लोग घायल हो गए। मानसी ने एक लाठी उठाई और रणवीर से भिड़ गई। उसकी आंखों में ममता और विजय का चेहरा था। उसने रणवीर को जमीन पर पटक दिया, लेकिन तभी एक गुंडे ने पीछे से उस पर चाकू से वार कर दिया। मानसी का शरीर लड़खड़ा गया, लेकिन वह गिर नहीं पाई। उसने रणवीर की आंखों में देखकर कहा, तू मुझे मार सकता है, लेकिन मेरी आवाज को नहीं दबा सकता। ये कहते हुए वह जमीन पर गिर पड़ी। खून से उसकी साड़ी लाल हो चुकी थी।
सावित्री और गंगाबाई दौड़कर उसके पास पहुंची, लेकिन मानसी की सांसें धीमी पड़ रही थीं। उसने सावित्री का हाथ थामा और फुसफुसाते हुए कहा, दी, मेरी दीदी को बता देना। मैंने कोशिश पूरी की और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। मानसी की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उसकी सभा में मौजूद लोग, जो पहले डर रहे थे, अब गुस्से से भर उठे। उन्होंने रणवीर और उसके गुंडों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मानसी की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैली। लोग सड़कों पर उतर आए और भानु प्रताप के गिरोह के खिलाफ एक अभूतपूर्व आंदोलन शुरू हो गया। सरकार को मजबूरन साहूकारों के खिलाफ सख्त कानून बनाने पड़े। नारी शक्ति अब एक राष्ट्रीय संगठन बन चुकी थी, जिसे सावित्री और गंगाबाई ने आगे बढ़ाया। उन्होंने मानसी की याद में एक ऐसा मंच बनाया जो गरीब परिवारों को कर्ज के जाल से बचाने और औरतों को सशक्त बनाने का काम करता था। गांव-गांव में मानसी की कहानी सुनाई जाने लगी। लोग उसे गांव की शेरनी कहते थे, लेकिन सावित्री और गंगाबाई जानती थीं कि मानसी केवल एक शेरनी नहीं थी। वह एक ऐसी आत्मा थी जिसने अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया। वर्षों बाद जब सावित्री एक सभा में मानसी की कहानी सुना रही थी, उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, मानसी ने हमें सिखाया कि डर से बड़ा कुछ नहीं सिवाय हिम्मत के। उसकी कुर्बानी ने लाखों लड़कियों की जिंदगी बचाई। गंगाबाई, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, ममता और मानसी की तस्वीरों को देखकर चुपके से रोती थी। वह जानती थी कि मानसी की मौत ने एक क्रांति जन्म दी थी, लेकिन उसका दिल यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसने अपनी दोनों बेटियों को खो दिया था। मानसी की कहानी अब केवल एक कहानी नहीं थी, यह एक चेतावनी थी, एक प्रेरणा थी और एक ऐसा दर्द था जो हर सुनने वाले की आंखों में आंसू ला देता था। यह कहानी इंसानियत को शर्मसार करती थी, क्योंकि यह दिखाती थी कि कैसे लालच और क्रूरता ने न जाने कितने परिवारों को तबाह किया। लेकिन यह कहानी एक सबक भी थी कि एक अकेली लड़की की हिम्मत, उसकी आवाज और उसकी कुर्बानी एक पूरे समाज को बदल सकती है। मानसी की जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी, उन तमाम लड़कियों की आवाज बनकर जो आज भी अपने हक के लिए लड़ रही हैं। मानसी की कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और सच की ताकत किसी भी अन्याय को चुनौती दे सकती है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। यह हमें यह भी बताती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए एक अकेले व्यक्ति की आवाज और कुर्बानी भी काफी हो सकती है, बशर्ते वह अपने उद्देश्य में अटल रहे। मानसी ने अपने दुख और दर्द को एक मिशन में बदला और उसकी हिम्मत ने न केवल साहूकारों के जुल्म को उजागर किया, बल्कि दूसरों को भी अपने हक के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब तक हम चुप रहकर अन्याय सहते हैं, तब तक वह बढ़ता रहता है। इसलिए हर उस व्यक्ति को जो लालच और क्रूरता का शिकार है, अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।